हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो है मैथ सब्जेक्ट में उपघटक जो है 2.7 औसत मतलब एवरेज, ठीक है, ये देखने वाले हैं। इसे जाने औसत मतलब क्या। दी गई जानकारी में संख्याओं, कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। दी गई जानकारी में संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं की संख्या से भाग देने पर औसत प्राप्त होता है। मतलब जो भी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं के योगफल, मतलब उन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद उसी संख्याएं कितनी है, संख्याओं के सभी का योगफल करो। योगफल करने के बाद जितनी संख्या है कुल संख्या से उनको क्या करना है, भाग देना है। जैसे कि यहाँ बताया कुल संख्याओं का योगफल, ठीक है। कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है 12 + 10 + 8 + 14 + 6, इसका एवरेज क्या है या इसका औसत क्या है निकालना है। तो यहाँ टोटल संख्या कितनी दी हुई है, 5, ठीक है। तो 5 से क्या करो, उसको भाग दे दो तो आपका औसत निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है 50/5, इट मीन्स 10, तो औसत क्या है 10 है। तो उदाहरण क्या दिया था, जैसे यदि एक कक्षा में 5 बच्चों को निम्नलिखित प्रकार से चॉकलेट वितरित किए गए, मतलब एक बच्चे को 12 चॉकलेट दी गई, एक को 10 चॉकलेट दी गई, एक को 8 चॉकलेट दी गई, एक को 14 चॉकलेट दी गई, एक को 6 चॉकलेट दी गई, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को औसत कितनी चॉकलेट मिली। तो टोटल जो है 5 विद्यार्थी थे, तो 5 से उसको डिवाइड करना, ठीक है। तो टोटल 50 चॉकलेट बांटी गई और वो 5 बच्चों को बांटी गई, तो औसत जो है वो 10 हुआ, ठीक है। इसको और एक दूसरा शब्द है औसत को माध्य। माध्य मतलब भी औसत ही होता है, औसत को ही माध्य कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्कॉलरशिप की भाषा में जो इसको माध्य कहते हैं हम लोग, माध्य या औसत, ये दोनों भी शब्द जो है आपके स्कॉलरशिप के पेपर में आ सकते हैं। जो आपको समझना है कि माध्य मतलब भी औसत ही होता है, अदरवाइज आपसे गलतियाँ होने की संभावना है, ठीक है। तो औसत के बारे में आज आपको ऐसी जानकारी बताऊंगा कि आपको 100% औसत से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बड़े आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि औसत निकालने के लिए संख्याएँ ज़्यादा अधिक हो तो बारंबारता सारणी बनाकर क्या निकाला जाता है, माध्य निकाला जाता है, मतलब औसत निकाला जाता है। कैसे, जैसे एक गांव में 30 परिवारों द्वारा लिए गए दूध की मात्रा लीटर में दी गई है, ठीक है। ऐसे आपको भी एक सारणी आ सकती है, ठीक है। इस प्रकार की बारंबारता सारणी बनाने के लिए मतलब बनाई हुई होंगी, उसके आधार पे आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे एक गाँव में क्या बोला है, 30 परिवार है। कितने परिवार है, 30 परिवार द्वारा लिए गए दूध की मात्रा लीटर में दी गई है। सबको, किसी को 1 लीटर, किसी को 2 लीटर, किसी को 3 लीटर, किसी को आधा लीटर, ऐसा दूध बांटा गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कितना लीटर दूध बांटा गया। अब प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए दूध का औसत निकालो। प्रत्येक परिवार ने जो भी दूध लिया है उसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है कि एवरेज एक परिवार को या 1 लीटर दूध कितने परिवार को दिया गया, ये हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोला, देखो परिवारों द्वारा लिया गया दूध, एक परिवारों की संख्या, 1 लीटर दूध जो है वो 4 परिवारों ने लिए, 2 लीटर दूध जो है वो 6 परिवारों ने लिए, 3 लीटर दूध जो है 12 परिवारों ने लिए, 4 लीटर दूध 7 परिवार ने लिए, 5 लीटर दूध जो है 1 परिवार ने लिया, ठीक है। अब x × f, कितना लीटर दूध कितने परिवार ने लिए, ठीक है। अब 1 लीटर दूध 4 परिवार ने लिए, मतलब 4 लीटर ले लिए। यहाँ 12 लीटर हो गया, यहाँ 36 लीटर हो गया, यहाँ 28 लीटर हो गया, यहाँ पर 5 लीटर, टोटल कितना है 85 लीटर। तो टोटल जो है फैमिली कितनी थी, परिवार कितनी थी, परिवार मतलब n, तो क्या हो गया, परिवार कितना है, परिवार मतलब n। तो 30 परिवार ने और टोटल जो 85 लीटर दूध लिया। इसका मतलब तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले कुल जो है x × f, मतलब लीटर इंटू परिवारों की संख्या, ठीक है, अपॉन, मतलब ये हो गया कुल, x × f ये हो गया कुल, ठीक है। कुल अपॉन परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या क्या है n, ठीक है। तो टोटल जितना लीटर दूध था, 85 लीटर दूध जो है 30 लोगों की 30 परिवार में बांटा गया, तो कितना लीटर दूध, लगभग जो है 2.83, मतलब 2 लीटर और 83 जो है मिलीलीटर दूध जो है सभी परिवार में बांटा गया औसत। इस प्रकार से आपको बारंबारता सारणी के आधार पे जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर औसत निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको औसत निकालना है बारंबारता सारणी के आधार पर। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, दूध का कितने लीटर दूध दिया गया कितने लीटर दूध दिया गया,
दूसरा कॉलम में था कितने परिवारों को दिया गया, और तीसरा कितने परिवारों ने कितना कितना लीटर दूध लिए। इन सब का सब टोटल नीचे मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में क्या करोगे आप, जितना लीटर दूध था ये ऊपर लिखोगे, और अपॉन जो है परिवार कितने थे और परिवारों से जो है दूध को डिवाइड कर दोगे, तो 2.83 जो है ये आपका आंसर आएगा, ये औसत आएगा, ठीक है। तो टोटल प्रत्येक परिवार ने जो भी 30 परिवार थे, मतलब n, ठीक है, 30 परिवार ने औसत जो है 2.83 लीटर दूध लिया। इस प्रकार से आसानी से आप जो बारंबारता सारणी के आधार पे जो बड़े आसानी से आप जो इसका आंसर निकाल सकते हो। या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर कुल संख्या इंटू औसत, कुल संख्याओं का योगफल। जैसे यदि 8 संख्याओं का औसत जो है 15 है, 8 संख्याओं का औसत जो है 15 है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। 8 संख्या ऐसी है जिनका औसत क्या है 15 है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये पता करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 8 इंटू 15 करोगे तो आपको जो है वो संख्या कितनी है 120, और 120 बटे 8 करोगे तो आपका औसत मिल जाएगा 15, ठीक है। बड़ा आसान था। यदि 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्या है उसका औसत जो है 15 है, तो 1 का 15 तो 8 का कितना, ठीक है, 1 का 15 तो 8 का कितना, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो योगफल कितना था वो आप निकाल सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं और एक बात, वस्तुओं का समान भाग करने वाली संख्या औसत कहलाती है। मतलब जिस संख्या से जो संख्या जो है उसका औसत निकलता है, या जिससे हमको रेशो पता चलता है, जिस संख्या से रेशो पता चलता है, वो संख्या जो उन संख्याओं का या उन सभी जो है समान भाग का क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। 5 अथवा 3 अथवा 7, 5 अथवा 3 अथवा 7 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अगर आप लाइन से अगर संख्याएँ लोगे 1 से लेके 5 तक, 5 या फिर 3 या 7 ऐसी संख्या लोगे, ठीक है। मतलब ऐसी क्रमिक संख्या अगर लेते हो आप, क्रमिक प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर अगर आप ऐसे लेते हो तो क्या हो जाएगा, अपॉन उतनी संख्या से उसको भाग करना तो आपको बीच वाला नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 15 है, 15/5 की है, तो यहाँ पर 3 जो है बीच वाली संख्या आपको मिली, ठीक है। ये देखो 3 जो है, सॉरी हाँ, ये 3 जो है, 3 देख रहे हो आप, उसकी थोड़ी बाजू में वो 3 जो है वो बीच वाली संख्या मिलती है। मतलब क्रमिक संख्याओं को अगर आप जोड़ते हो, 5 या 3 या 7 ऐसी क्रमिक संख्याओं को आप जोड़ते हो और उस संख्या से उसको भाग देते हो तो आपको उसके बीच वाली संख्या मिलेगी, ठीक है। ये इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 अथवा 3 अथवा 7 क्रमिक सम संख्या या विषम संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। अगर मान लो आपने क्रमिक जो है क्रम से आने वाली, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाली 5 संख्या, 3 संख्या या 7 संख्या भी लिए, तो भी जो है चाहे वो विषम हो या वो सम हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है, उसकी बीच वाली संख्या आती है। जैसे कि यहाँ पे 7 आया है और यहाँ पर आया 14, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, यदि समूह की संख्या का मान विशिष्ट क्रम में बढ़ा दिया जाए, यदि समूह की संख्या का मान विशिष्ट क्रम में बढ़ा दिया जाए या विशिष्ट क्रम में घटा दिया जाए तो औसत मान भी उसी क्रम में बढ़ता या कम होता है। जैसे कि 15 है नंबर, 20 है, 25 है, संख्याओं का औसत 20 है, क्या है औसत 20 है, ठीक है। तो 3 जो है संख्या है, 3 संख्या है और उनका औसत 20 है, मतलब 3 2 जा 6 यहाँ पर जैसे मान लो 15 में भी +5 कर दिए, 20 में भी +5 और इसमें भी +5 कर दिए, तो सेम, तो यहाँ पर जो इनका औसत क्या आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों में भी 5-5 बढ़ा दिए। वही बोला है कि यदि किसी समूह की संख्या का मान विशिष्ट क्रम में बढ़ा दिया जाए, मतलब सभी में सेम टू सेम बढ़ा दिया जाए, तो उसका औसत भी जो है वैसे ही बढ़ जाता है। विशिष्ट क्रम में घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उतना ही उसका औसत होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 20 था, 20 में सब में 5-5 डाल दिए तो 20 में +5 हो जाएगा, और यदि आप 15 में -5 कर दिए तो उसका जो है औसत वो 20 में आप -5 कर दिए तो जो है उसका औसत जो है 15 जो आएगा। अब चाल अगर आपको पता करना है, ठीक है,
चाल यह एक प्रकार के औषधि है। चाल एक प्रकार क्या है? औषधि है। अब किस चीज़ की चाल आपको पता करना है तो आप कैसे पता करोगे? चाल का देखो फार्मूला है दूरी डिवाइड बाय समय। उसकी दूरी कितनी है और उसके लिए लगने वाला समय, इससे हम उसकी चाल पता कर सकते हैं, उसकी स्पीड पता कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी चीज़ की अगर स्पीड पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको दूरी पता होना चाहिए और समय। दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। ठीक है, यह एक प्रकार के औसत ही है। दूसरा n क्रमिक संख्याओं का औसत। n क्रमिक संख्याओं का औसत मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। ठीक है, यह इन्हें बोलते हैं n क्रमिक संख्याओं का औसत। अभी हम लोग ये उदाहरण के माध्यम से भी समझने वाले हैं। तो नमूना प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला नमूना प्रश्न क्या बोला है? 27, 36, 45, 54 और 63 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, को हम लोग जोड़ देंगे। उसके पहले देखो कि ये क्रमिक संख्या तो नहीं है, चाहे वो सम संख्या है विषम संख्या, तो ऐसा कुछ है क्या? 27, 36, 45, 54, 63 तो ऐसी कुछ है ही नहीं। क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद सभी संख्याओं में क्रमशः 9 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब 27, 36, 45, 54, 63 मतलब इसमें भी 9 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब सभी संख्याओं में क्रमशः 9 की वृद्धि हो रही है, इसलिए औसत क्या आएगा? बीच वाली संख्या आएगा। ऐसा मतलब कुछ है कि वो किसी संख्या के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो उसकी बीच वाली संख्या जो है या वो क्रमिक संख्या है, मतलब उसमें कोई क्रम है। क्रमिक संख्या का मतलब होता है कि उसमें कोई क्रम है, तो हम लोग जो है उसको उसकी बीच वाली संख्या जो है उसकी औसत संख्या होती है। तो इसलिए पर्याय क्रमांक जो है 45 यहाँ पर आंसर आएगा। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे कुछ जो है रैशनल नंबर दिए हुए हैं, कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उन फ्रैक्शनों का औसत निकालना है। ठीक है, अब ये औसत कैसे निकाला जाएगा? तो ये भी बड़ा ही आसान है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सभी जो है फ्रैक्शन जो है 9, 1/3 प्लस 2, 2/3 क्या हो जाएगा? 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 8 अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे भी यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है, चिड़िया 8 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, दोनों में भी 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 28 प्लस 8 क्या होगा? 36 प्लस यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या होगा? 7 पर 35, 35, 36, 37, 37/5। यहाँ पे जो है बुक में थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 8 की जगह 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर 3 सही 3/5 का मतलब होता है 5 3 15, 15 प्लस 3 18, 18/5। तो यहाँ पर हमको अभी इसको जोड़ देना है और इसको जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? 28 प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आएगा 3, तो 28 प्लस 8 36 होता है। तो 12 दिन 24 12 है 36, तो यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, इसका पहले वाले का आंसर आता है 12, क्योंकि 12 36 होता है। ठीक है, प्लस 37 प्लस 18 कितना होता है? 55। ठीक है, 55 अपॉन क्या हो जाएगा? 55/5। 55 अपॉन अगर 5 लेते हो आप, 5 करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज 11 आएगा। ठीक है, 11 5 55 बराबर है। यहाँ पर 12 प्लस 11 तो यहाँ 23/4 क्या हो जाएगा? 23/4। 12 प्लस 11 23/4 कैसे? तो ये आपको समझना है कैसे होगा ये। ठीक है, 12 प्लस 11 कितना हो गया? 12 प्लस 11 23। ठीक है, 23/4 आएगा इसमें। ठीक है, क्यों 4 आया? 4 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 संख्या, उसका औसत निकालना है ना हमको। ठीक है, इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो सभी संख्याओं का जो योगफल है 12 प्लस 11/4 मतलब 23/4, उसका औसत आएगा 5.75। तो पर्याय क्रमांक पहला जो है आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। मतलब वो नंबर क्या होगा वो आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, 12 दूनी 24 मतलब 200। उसमें
देखो 12 संख्याओं का औसत क्या है 20 है, 12 संख्या ऐसी है जिनका औसत 20 है, तो वो नंबर क्या होगा वो आपके दिमाग में आ गया होगा। 12 24 मतलब 240, उसमें 20 जोड़ने पर सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोला है, औसत 20 है, उसमें 20 जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 240 जो है ये संख्या हो गई। अब 240 में अगर 20 जोड़ दिए 260, तो 260 टोटल नंबर है, और यहाँ पर 12 संख्या थी, तो यहाँ पे उसमें 20 जोड़ने पर सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अभी 13 संख्या हो गई, तो 260/13 मतलब 20 हो गया, इसका औसत क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आंसर नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है, गोला नंबर 3 में आपको भरना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 5 पेड़ों की ऊंचाई क्रमशः 3.25 मीटर, 2.27 मीटर और 2.50 मीटर, 3.43 मीटर और 2.15 मीटर हो तो पेड़ों की औसत ऊंचाई कितनी होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जोड़ने के बाद सभी को आपको जोड़ना आता है। पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आपको अच्छे से पता है, और पॉइंट वाले नंबर को ऐसे जोड़ना होता है, जैसे 3.25 है और एग्जाम्पल 3.25 है या 5 है, 2.5 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे 5.10 हो गया, उसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और ये 5 + 1 6। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, सभी को जोड़ना है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, अपॉन जो है 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13.60/5, तो उसको पहले भाग दे दो आप, और उसके बाद 2 के बाद जो क्या करोगे आप पॉइंट दोगे, तो 2.72 जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 आपको का गोला भरना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मनाली को कक्षा 10वीं की परीक्षा में गणित विषय को छोड़कर शेष 5 विषयों में औसत 62 अंक प्राप्त हुए। गणित विषय को छोड़ दिए, बाकी जो 5 विषय है उसमें 62 अंक प्राप्त हुए, मतलब कितने अंक प्राप्त हुए वो पहले आपको देखना होगा, ठीक है। तो जो बाकी 5 विषय में थे वो उसको 62 अंक प्राप्त हुए थे, ठीक है। यदि गणित सहित सभी 6 विषयों का औसत 65 हो, सबका औसत कितना है 65 है, ठीक है, हो तो गणित में उसको कितने अंक प्राप्त हुए। तो 6 × 65 करेंगे हम, बराबर है, उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम 5 × 62। इस मतलब जो 5 लोगों का औसत है, मतलब ये देखो 6 × 65 जो हो गया, ये 6 विषयों के अंक हो गए, ठीक है, 6 × 65, ठीक है। कैसे, क्योंकि विषय 6 है और उनका सबका औसत क्या 65 है। उसमें से मैं क्या करूँगा अभी 5 का माइनस कर दूँगा, क्योंकि 5 का जो 62 औसत है, -5 × 62। अब 6 × 65 मतलब 690, -5 × 62 मतलब 310। अब ये माइनस कर दूँगी तो 80 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक विषय जो था गणित, उस विषय में जो है उसको कितने अंक प्राप्त हुए थे, 80 अंक प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से टोटल विषयों का जो औसत था, तो टोटल विषयों का औसत कितना था 65। 6 × 65 किया मैंने सबसे पहले, ठीक है। 6 × 65 में से जो 5 विषय जो थे जिनका औसत 62 था, वो 5 विषय के औसत को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास एक विषय का औसत बच जाएगा, राइट, मतलब एक विषय के मार्क बच जाएंगे। तो मैंने वो एक विषय का जो मार्क है वो यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है गोला नंबर 4 भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 लड़कियों की आयु क्रमशः इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपको जोड़ना आता है, इसमें समीकरण है, ये कैसे होता है आपको अच्छे से पता है, हो तो इसकी औसत आयु कितनी होंगी। क्या करेंगे, सबसे पहले x + 7 x + 5 x + 3 x + 1 x - 1 + x - 3 + x - 5, तो क्या हो जाएगा x + 7 x + 7 x + 7, और उसके बाद तो यहाँ पर इसका होता है 7x, 3 4 5 6 7x, टोटल कितने 7x है। और फिर उसके बाद देखो आप +7 +5 12 +3 15 16 -1 16 -1 कितना हो गया 15 15 - 3 कितना हो गया 12 12 - 5 कितना हो गया 12 - 5, फिर से आ गया 7, ठीक है। 12 - 5 कितना हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। जैसे कि 7 कितने टाइम है, तो 7 जो है 7x है, x कितने हैं 7x है, यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर समीकरण होने की वजह से इसको कोष्टक में लिखा गया है। तो 7x है और बाकी प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 5। अगर इन आप सबको प्लस करते हो तो आपको जो है आएगा 7 यहाँ पे, ठीक है। अपन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल यहाँ पर जो समीकरण कितने हैं, यहाँ पर टोटल समीकरण कितने, लड़कियों की आयु क्रम से कितनी है, 7 लड़कियों की आयु दी हुई है। तो अपन 7 करेंगे औसत निकालने के लिए। 7 को बाहर निकाल दो और x + 1 कर दो, ठीक है। तो 7 × 1 = 7x, 7x जा 7x हो गया, प्लस 7 × 1 = 7। यहाँ पे 7 7 कट जाएगा तो x + 1 जो है आपका बच जाएगा, x + 1 जो है आपका आंसर है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर निकालना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि m और n का औसत 20 है, m और n का औसत क्या है 20 है, मतलब 2 का औसत जो है 20 है, n और y का औसत 25 है, तो m n और y का औसत 23 है, तो m और y का औसत कितना होगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें आपको किस तरीके का ट्रिक यूज करना है। स्पष्टीकरण क्या बोला है, देखो m + n कितना है, ये 2 है, इसका मतलब इसका औसत कितना है 20 है, ठीक है। इसका औसत कितना है 20 है। वैसे ही n + y का औसत कितना है 25 है, ठीक है, ये भी 2 है। m n और y का औसत कितना है 23 है, तीनों का मिला के 23 औसत, ठीक है। तो m + n कितना हो गया, = 20 2 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका n + y का 50 और m n y का 69 टोटल, ठीक है। तो y = क्या हो गया, अभी आप देख लो कि यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, m + n - y, m + n - y हो जाएगा। m + n कितना है, m + n 40 है, ठीक है, m + n 40 है, तो 40 जो है और m + n + y, m + n + y कितना है, आप यहाँ देख रहे हो m + n + y तीनों का मिला कि 69 और m + n कितना है 40, 69 - 40 कर देंगे, ठीक है। अब y का पता चल गया तो n + y का पता चल जाएगा आपको, ठीक है। n = क्या हो जाएगा 50 - 29, ठीक है, 50 - 29, क्यों, क्योंकि n + y, तो y का पता चल गया, मतलब y मतलब 40, ठीक है, y मतलब कितना 29, तो 29 - 50 - 29 करेंगे तो n का पता चल जाएगा। तो इसके बेस पे जो है आपको सबका यहाँ पर पता चल गया कि y मतलब कितना, n मतलब कितना और m मतलब कितना, ठीक है। ये तीनों भी आंकड़े आपको मिल गए, y मतलब 29, n मतलब 21 और m मतलब 19। तो अब क्या करेंगे, इसने क्या बोला है, तो m + y का औसत कितना होगा। तो y मतलब आपको पता है, y मतलब कितना है 29 और m मतलब कितना है 19/2 करेंगे, क्योंकि 2 नंबर इसका औसत निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी कक्षा के छात्रों को औसतन 15 चॉकलेट दिए गए, उन्हीं छात्रों के बाद में औसतन 3 चॉकलेट देगी, मतलब 18 चॉकलेट देगी। अतः में उसी कक्षा के छात्रों को औसतन 5 चॉकलेट जो वापस लिया गया, मतलब 18 में से 5 गया 13, तो उन छात्रों में प्रत्येक को औसतन कितने चॉकलेट देगी, तो 13 चॉकलेट देगी, ठीक है। तो टोटल औसतन 13 चॉकलेट दी गई। बड़ा ही आसान था, क्योंकि सबको औसत में ही चॉकलेट दी गई और औसत में ही चॉकलेट ली गई। तो यहाँ पर हमको औसत निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे औसत में ही बात की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक स्कूटर से क्या बोला है कि 4 घंटे में अलग अलग दूरियाँ तय की गई है, वो 4 घंटे में, और 5वें घंटे की दूरी यहाँ पर नहीं दी, तो x मान लेते हैं। और टोटल दूरी उन्होंने तैयार की कितनी की, स्कूटर की चाल जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। तो यहाँ पर चाल और ये फिर दूरी, अगर चाल निकालना है तो चाल, और सबसे पहले चाल यहाँ पर आएगा दूरी बटे समय। तो समय कितना था 5 घंटे का था, क्रमशः 4 घंटों में क्रमशः, ठीक है, 5 घंटे की दूरी हमको तय करेगी। 5 घंटे की दूरी, अपने 5 घंटे की दूरी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पर 5 घंटे मतलब यहाँ पे 4 घंटों की दूरी ऑलरेडी दी हुई है, और x मतलब एक 5वें घंटे की दूरी हो जाएगी अपॉन 5, ठीक है, क्योंकि अलग अलग 5 घंटे की निकालना है। तो यहाँ पर अभी मेरे को x निकालना है, एक्चुअली दूरी में से एक दूरी निकालना है, 1 घंटे की दूरी निकालना है। 76 हो गया, 76 + x = 18/5, तो 18 पंचे 90, तो 90 + 76 x = 14 ये आएगा, क्योंकि 90 + 76 नहीं, सॉरी, वहाँ 90 - 76 आएगा, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, 90 - 76, तो यहाँ आएगा 14। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए, ठीक है, कुछ नंबर दिए और x इसका औसत 15 हो तो x का मान कितना होगा।
बड़ा ही आसान है, ठीक है। सभी को क्या करो, सबको जोड़ दो आप, और जितनी संख्या है वो संख्या नीचे लिखो आप। सबको जोड़ दिए और 12 संख्या टोटल, ठीक है। एक्स को जैसे का वैसा रहने दो, जोड़ दिए। ऊपर का कितना हो गया 157 प्लस एक्स, और 12 गुना 15 कितना होगा 180। 12 इंटू 15 जो हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 15 से हो जाएगा, 12 इंटू 15 हो गया 180। अब जो है एक्स इजिकल टू 180 माइनस 157, यहाँ पर आएगा एक्स इजिकल टू 23। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक्स का मान निकालना था, मतलब बहुत सारे नंबर्स दिए हुए ऑलरेडी, ठीक है। उन सभी नंबरों में से एक नंबर का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या बराबर क्या होता है, औसत होता है। आपको पता है औसत का फार्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योगफल। सभी संख्याओं का योगफल किया, उसमें से एक नहीं पता है तो एक्स ले लिया उसकी जगह, राइट। और कुल संख्या कितनी है, तो 12 है, तो 12 नीचे लिख दिया। अब आपको पता है औसत मुझे यहाँ पता है, इसका औसत 15 है, ठीक है। तो 15 मैंने यहाँ लिख दिया आगे, तो 15 इंटू 12 तो हो जाएगा 180। और ये सभी का ऊपर वाली संख्याओं का योगफल क्या होता है 157 प्लस एक्स इजिकल टू 180। एक्स इजिकल टू 180 माइनस 157 इजिकल टू एक्स इजिकल टू 23। इस प्रकार से आपको जो है वहाँ पर औसत निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। किसी भी समूह की संख्याओं का औसत उस समूह की संख्याओं से बड़ा हो सकता है। ऐसा हो सकता है? ओह नहीं। किसी भी संख्याओं की क्या बोला है, किसी भी समूह की संख्याओं का औसत उस समूह की संख्याओं से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ही जो है यहाँ पर रॉन्ग है, पहला ही क्या है, रॉन्ग है। दूसरा क्या बोला है, 9, 11, 13, 15 और 17 विषम संख्याओं का औसत 13 है। एकदम राइट है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो क्रमिक संख्या है, मतलब यहाँ पर जो है किस संख्याओं का क्रम है, विषम संख्याओं का क्रम है। ऐसे क्रमिक संख्या, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो मल्टीपल्स हो, ऐसी जो क्रमिक संख्या है, या फिर वो 1 2 3 4 5 6 हो, ऐसी 3, 5 या 7 के ग्रुप में अगर कोई संख्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि उसका जो है औसत उसकी बीच की संख्या होती है। तीसरा, दो सम संख्याओं का औसत सम संख्या होती है। अगर दोनों भी सम संख्या, मान लो 2 और 4, 2 और 4 का औसत क्या होगा, 4, 5, 6। दो सम संख्याओं का औसत सम संख्या होता है। अब दो सम है, 2 भी सम है और 4 भी सम है, दो सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 और 4, 6, 6/2। तो 6/2 मतलब कितना हो गया, तो उसका विषम भी आ रहा है, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल दूसरा और लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग कि दो सम संख्याओं का औसत जो है सम संख्या होता है, ये सही है या गलत है ये देखने के लिए, ठीक है। मान लो 8 ये भी एक सम संख्या है और 10 ये भी एक सम संख्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो 8 + 10 दो सम संख्याओं का औसत, मतलब 8 + 10 कर देंगे, कितना हो गया 18। 18/2 करो आप, कितना क्या होगा, 18/2 करोगे तो 9 होगा। मतलब दो सम संख्याओं का औसत जो है सम संख्या नहीं तो विषम संख्या होता है, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, इसके आंसर एक्चुअली दोनों आना चाहिए। समूह की संख्या का औसत छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच में रहता है। 50 संख्याओं का औसत 10 है, 50 संख्याओं का औसत 10 है, उसमें 8 और 12 मिलाने पर औसत उतने ही रहता है। यस, अगर कोई भी संख्या में आप अगर सभी में सेम तरीके से अगर किसी नंबर को मिलाते हो तो उसका औसत जो है बिल्कुल भी वो हिलता नहीं है, जैसे कि वैसे रहता है। मान लो 50 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। 10 में आप 8 मिलाओ या 12 मिलाओ, सभी में मिलाओगे ना आप, ठीक है, तो वो औसत सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। समूह की सभी संख्याओं का औसत छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच में रहता है। इसके बाद क्या बोला है, तीन संख्याओं का औसत 48 है। क्या बोला है, तीन संख्याओं का औसत 48 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 से अधिक है और तीसरी संख्या से 14 से कम है, तो तीसरी संख्या कौन सी होंगी। तो हम लोग सबसे पहले देखो, एक पहली संख्या लिया मैंने, मान लो तीन संख्याओं का औसत 48 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 से अधिक है। मतलब पहली संख्या मान लो x ले लिया तो x + 8 हो जाएगी। या फिर दूसरी संख्या मैंने ले लिया, दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 से अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 से अधिक है, ठीक है। मतलब पहली संख्या से अधिक है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 8 से माइनस है, मतलब x - 8। फिर दूसरी संख्या मान लो x है,
तो x माइनस 8 पहली संख्या हो गई, ठीक है। और थर्ड संख्या क्या बोला है, और तीसरी संख्या में 14 से कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 से अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 से अधिक है, और दूसरी संख्या जो है मतलब x, यहाँ दूसरी संख्या जो x जो है x ये जो है 14, तीसरी संख्या में 14 से अधिक है, मतलब x प्लस 14। अब यहाँ पर अब बड़ा आसान हो गया। अपॉन क्या करेंगे हम लोग, अपॉन जो है 3 करेंगे इज इक्वल टू 48। इनका औसत यहाँ बताया है आपको ऑलरेडी, देखो यहाँ औसत दिया है 48, ठीक है। तो औसत यहाँ 48 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है एक्चुअली, तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या मतलब x प्लस 14। तो x प्लस 14 हमको अगर निकालना है तो सबसे पहले x निकालना होगा। अब x निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो x प्लस x 3x है, तो 3x लिख दिए, प्लस 8 प्लस 14, तो माइनस 8 प्लस 14, इसका मतलब 6 हो गया, ठीक है। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 48 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 6, तो 138 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 46। तो 46 प्लस 14 मतलब 60 जो है वो हमारी थर्ड नंबर की संख्या होंगी। तो इस प्रकार के फार्मूले जो है कि बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। पहले 10 भाज्य संख्याओं का औसत कितना है। भाज्य संख्या मतलब आपको पता है अभाज्य और भाज्य, ठीक है। भाज्य मतलब जिनको 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद तो आप लिख लो पहले 10 भाज्य संख्या मतलब कौन कौन सी है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14, 15, 16, 18 बटे जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो तो आपका औसत निकल जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन स्कॉलरशिप में पूछे जाएंगे, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सुनील की 12 माह की बचत का औसत 15,500 है। 12 महीने की बचत का औसत मतलब 12 महीने की बचत का औसत क्या है, 15,500 है। परंतु कुछ कारणवश उसने मार्च महीने का पूरा वेतन खर्च कर दिया, तो उसकी 11 माह की औसत बचत निकालो। कैसे निकालेंगे, कुल 12 माह की औसत बचत कितनी थी उसकी, 18 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,86,000 12 महीने में, ठीक है। अब 1,86,000 में से तो 11 माह की औसत क्या हो जाएगी उसकी, 11 माह की औसत पर निकाल लो आप। तो 11 माह की अब ये हो गई 12 माह की, अब 11 माह की औसत क्या हो, क्या बोला है, परंतु कुछ कारणवश उसके मार्च महीने का पूरा वेतन खर्च कर दिया, तो हम लोग 11 महीने ही लेंगे, ठीक है। खर्च कर दिया ना, बट भले उसने खर्च किया है पर औसत क्या था, 1,86,000 ही था, ठीक है। तो 11 माह का औसत क्या हो जाएगा, अब 11 माह अगर आप औसत निकालोगे तो उसको 11 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है पर्याय क्रमांक जो है 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये औसत निकालना है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या बोला है कि सुनील की 12 माह की बचत का औसत, जो भी वो बचत कर रहा है उसकी औसत जो है, बचत का औसत क्या है, 15,500 है, ठीक है। जो खर्च कर दिया वो छोड़ दो, परंतु कुछ कारणवश उसने मार्च महीने का पूरा वेतन खर्च कर दिया, तो उसकी 11 माह की औसत बचत निकालो। 11 माह की औसत बचत मतलब अभी औसत बचत जो पैसा उसके पास है, ठीक है, वो उसकी औसत बचत हो गई, क्योंकि वो बोला है कि बचत का औसत मतलब 12 महीने में जो पैसे उसने कमाया, ठीक है। 12 माह की बचत, जो ये बचत क्या बोला है, बचत का औसत बताया उसने, ठीक है। तो बचत का औसत मतलब 11 माह का औसत हो गया हो, तो 1,86,000 अपॉन 11 करें, क्योंकि एक महीने का तो खर्चा कर दिया। अब जो बचा है वही उसका उसी का औसत है वो, ठीक है। बचत का औसत बोला उसने, ठीक है। तो बचत का औसत मतलब 11 माह, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो है एक महीने का मिल जाएगा, क्योंकि एक महीने का उसने खर्चा कर। इस प्रकार से हमको जो है क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है। इस प्रकार से अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, दी गई संख्याओं का औसत कितना होगा। जो भी संख्या दी हुई है इसका औसत निकालना है, बड़ा आसान है। सभी को आपको सबसे पहले जोड़ना होगा स्टूडेंट, ये थोड़ी मेहनत वाला काम है, ठीक है। आप फटाफट आपको सिर्फ एडिशन करना है तो आप जोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, 8 से उसको जितने भी नंबर से उससे आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको आपका औसत मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर और आगे क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो, किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष और छात्राओं की औसत आयु 16.5 वर्ष है। छात्रों और छात्राओं की औसत आयु 16 और छात्रों की संख्या 30 है, तो छात्राओं की संख्या कितनी होंगी। देखो बड़ा ही थोड़ा अटपटा प्रश्न आपको लग रहा होगा, बट है नहीं। क्या बोला है, किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु
किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15.5 वर्ष। औसत आयु हमको पता चल गई। कुल उम्र जो है छात्रों की संख्या मान लो x है और उनकी औसत आयु कितनी है? 15.5। ठीक है, तो यहाँ पर कुल उम्र कितनी है? छात्राओं की संख्या, छात्रों की संख्या हो गई, छात्राओं की संख्या क्या है? छात्राओं की औसत आयु 16.5 है, तो 16.5 और कुल उम्र जो है यहाँ पर हो जाएगी 16.5x। ठीक है, कक्षाओं की संख्या ये हो गई। और इसका हम लोग क्या करेंगे अभी, इससे हमको जो उसका टोटल मिलेगा। ठीक है, ये भी टोटल मिल गया हमको। ठीक है, सबका टोटल क्या आएगा? छात्र, उसके बाद छात्रों की संख्या कितनी है? यहाँ बताया कि छात्रों की संख्या 30 है, तो 30 छात्रों की कुल उम्र जो है कितना हो जाएगा? 15.5। औसत क्या है? 30 बच्चे। छात्राओं की औसत कुल जो है 16 और छात्रों की क्या है? तो छात्रों की संख्या जो है 30 है। छात्रों की संख्या दी हुई है, छात्रों की संख्या दी हुई है, औसत भी दिया हुआ है। इसका मतलब औसत इंटू छात्रों की संख्या करेंगे। ठीक है, तो हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा और उसके बाद 30 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमको जो है उसका औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये निकालेंगे। तो छात्रों की संख्या जो है कितनी है? छात्रों की संख्या 30 है। 30 छात्रों की कुल उम्र कितनी होगी? कुल उम्र होगी 465.0। अब x छात्राएँ और 30 छात्रों की उम्र, x छात्राएँ और 30 छात्रों की उम्र इंटू 16। क्या बोला है? छात्र और छात्राओं की औसत आयु, छात्र और छात्रा दोनों की औसत आयु। अब मुझे क्या मिला है? मुझे मिला है 30 छात्रों की कुल उम्र। ठीक है, तो छात्राओं की संख्या कितनी होंगी? छात्राओं की संख्या पता करना है। ठीक है, तो छात्राओं की औसत आयु कितनी है? 16 है। औसत आयु कितनी है? 16 है। और औसत आयु मुझे पता है, बट x + 30 जो ये क्या है? x + 30 मतलब ये छात्राओं की औसत आयु जो है ये 16 है और छात्रों की औसत आयु कितनी है? छात्रों की औसत आयु मैंने बताया आपको कि छात्रों की संख्या जो 30 है और उनकी औसत आयु कितनी है? x + 30, x + 30 इंटू 16। x छात्राओं और 30 छात्रों की उम्र। ठीक है, x छात्राओं और 30 छात्रों की उम्र। अब क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप देख रहे हो कि किसी कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष और छात्राओं की औसत आयु 16.5 वर्ष है। छात्र और छात्राओं की औसत आयु दोनों की मिला के 16 और छात्रों की संख्या, यहाँ पे छात्र और छात्राओं की औसत आयु 16 बताया, पर छात्रों की संख्या क्या बताया है? 30 है। और छात्रों की औसत आयु क्या है? छात्रों की औसत आयु 15.5 है। ये इतना याद रखना। ठीक है, उसके बाद तो छात्राओं की संख्या कितनी होंगी? सबसे पहले क्या करते हैं? छात्राओं की संख्या x मान लेते हैं। छात्राओं की संख्या नहीं पता ना मुझे, तो छात्राओं की संख्या मैंने x मान लिया और उनकी औसत आयु आपको पता है 16.5, तो x × 16.5 जो उनकी क्या हो जाएगी? टोटल उम्र हो जाएगी, टोटल उम्र छात्राओं की। अब छात्रों की संख्या कितनी? 30 है। ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, यहाँ पे 30 दिखाया मैंने। ठीक है, 30 है और उनकी औसत आयु है 15.5, मतलब टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 165.5, 165.0। अब क्या करना है? अगर मुझे दोनों की औसत आयु निकालना पड़े एक साथ में। ठीक है, एक छात्राएँ है और 30 छात्रों की उम्र। ठीक है, एक छात्राएँ कितनी मुझे नहीं पता, छात्राओं की आयु निकालना है। तो एक छात्रा प्लस 30 छात्राओं की उम्र। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? x + 30 मतलब x छात्राएँ और 30 छात्र, इनका इंटू 16। तो ये टोटल इनके जो है हमको क्या मिलेगा? एक टोटल फिगर मिलेगा, तो मतलब टोटल इनकी उम्र मिलेंगी। ठीक है, सबकी टोटल उम्र मिलेगी। अब क्या है? x मतलब 16.5, मैंने बोला छात्रों की उम्र ऊपर लिखा हुआ है, छात्रों की संख्या कितनी है? 16.5, x + 465, 465 मतलब क्या हो गया? 16। आप अगर करोगे 16 × 30, 465, सॉरी 30 छात्राओं की उम्र कितनी है? 465 है। ठीक है, यहाँ मैंने दिया हुआ ऑलरेडी 30 छात्राओं की उम्र जो है, 30 छात्राओं की उम्र देखो यहाँ देख रहे हो आप, 30 छात्राओं की उम्र जो है 465 है। इक्वल टू अब x + 30 × 16, तो 16x हो जाएगा प्लस 480 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 0.5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा आपका पहला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, पहले 5 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत कितना है। पहले 5 विषम संख्याओं के वर्ग, तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, ये सभी क्रमिक विषम संख्या है। ठीक है, अब आपको एक बार बता दूं, क्रमिक विषम संख्या का क्या होगा, तो उसके पहले वर्ग लिख दो आप। सभी क्रमिक विषम संख्या का वर्ग लिख दिया आपने, अपॉन 5 लिख दो। 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दो, 33 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हो आप, a+3 2a+1 ये संख्या दी हुई है, संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी को जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा, कितना ये है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने ये है 9। यहाँ पे 9a लिख दिया गया है। ठीक है, 9a लिख दिया गया। उसके बाद +3 +1 कितना हो गया 4, -3 1 हो गया। अभी अब 1 + 4 कितना हो गया 5, 5 + 6 कितना हो गया 11, 11 - 2 कितना हो गया 9। ठीक है, ऐसे इसमें आपको करना होता है। ठीक है, और अपॉन 6 टोटल नंबर कितने हैं 6 है, तो अपॉन 6 कर दिए। तो अभी यहाँ पर 9a+1 ऐसा भी लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है, 9a+9 को 9a+1 ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 जो है नीचे में 6 है डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा, राइट। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और a+1 तो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, 20 के बाद 2 से बढ़ने वाली पहली 9 संख्याओं का औसत और 60 के पहले 2 से घटने वाली संख्याओं का औसत निम्नलिखित पर्यायों में से क्रमशः कौन सा होगा। 2 के बाद 2 से बढ़ने वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 40 के बाद 2 से बढ़ने वाली संख्या कौन कौन सी है, 42 44 46 48 50, एक क्रम है। ठीक है, यहाँ पर क्रम है, इसका मतलब क्या हो गया, एक क्रम है, इसका मतलब इसके बीच वाली संख्या इसकी औसत संख्या हो जाएगी। देखो टोटल कितने 9 है, तो मतलब 5वें नंबर की संख्या जो है वो इसकी औसत संख्या हो जाएगी, जिससे मतलब 50 जो है औसत संख्या होगी। अब यहाँ पर भी एक क्रम है, कैसा, 60 से 2 से छोटी होने वाली 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, अब 60 से 2 कम करो तो 58, यही सेम क्रम आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश किया गया, यहाँ पे यही सेम क्रम आएगा। तो यहाँ पर भी इसका औसत आएगा 50। ठीक है, क्या आएगा औसत 50, क्योंकि इसमें भी क्रम है, भले घटाया गया है पर इसमें भी क्रम है, सेम टू सेम। यहाँ पर भी जो 50 आएगा। तो क्रमिक क्या बोला है, क्रमिक 9 प्राकृत सम संख्याओं का औसत जो है बीच वाली संख्या प्राप्त होता है। अगर कोई भी क्रम में दी हुई संख्या अगर है तो जो है उसका, चाहे वो मतलब इनकी संख्या में 3 एक साथ संख्या होना चाहिए, या तो फिर वो 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, विषम संख्या में होना चाहिए। ठीक है, या 9 होना चाहिए एक साथ। तो ऐसे में जो उसके बीच वाला जो नंबर होता है वो जो है उसका क्या होता है, औसत होता है। ये हमने एग्जाम्पल पहले भी समझे थे। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित मालिका में एक गाँव में 30 परिवारों की सदस्य संख्या दी गई है। परिवारों की संख्या दी है, सदस्यों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो प्रत्येक परिवारों के सदस्यों की औसत संख्या ज्ञात करो। अब टोटल जो है परिवारों की संख्या और सदस्यों की संख्या, तो एक परिवार में कितने हो गया, 5 परिवार है, 5 में 4 सदस्यों की संख्या कितनी 4 है, 5 20। ठीक है, क्या हो गया, तो प्रत्येक परिवार के सदस्यों की औसत संख्या मतलब सभी का, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 30 परिवारों की सदस्य संख्या दी गई है। परिवारों की संख्या 5 परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 4 है, 4 पंचे 20, 4 है। सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 परिवार में 4 सदस्य है, 4 पंचे 20। ठीक है, ऐसे टोटल मतलब जिसकी परिवारों की संख्या 4 है ऐसे 5 परिवार है, जिसकी परिवार संख्या 2 है ऐसे 3 परिवार है। तो उन सभी परिवारों में कितने लोग हैं वो सब निकाल लिए हम लोगों ने यहाँ पर। और निकालने के बाद सबको क्या करो, सब टोटल करो। टोटल करने के बाद कितने परिवार, 1 2 3 4 5 6 परिवार, तो 6 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 102 को क्या करेंगे, टोटल परिवार 6 नहीं है एक्चुअली, टोटल परिवार कितने हैं, ये 6 कॉलम है, बट 5 + 3 परिवार कितने टोटल, देखो आप देख रहे होंगे टोटल परिवार कितने हैं यहाँ पर, ये 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 7 30, टोटल जो है 30 परिवार है।
तो 30 परिवार से हम लोग डिवाइड करेंगे, 102 सदस्यों को 30 परिवार से डिवाइड करेंगे तो 3.4 जो हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज औसत कैसे एवरेज निकाला जाता है इसके बारे में डिटेल पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।